दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपने चैप्टर नंबर 5 के क्लास 6 के हिस्ट्री के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से चेक कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आप उन्हें भी कवर जरूर से करना। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे महाजनपदा से। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आज हमारे होने वाला है महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर एगो सम जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास। अब मैंने आप सभी को कल बता दिया था कि आपकी जनपदास क्या होती थी। उससे पहले आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि आपके जना क्या चीज़ होती थी। तो अब बताता है कि जो आपकी जनपदा होती थी ना, कुछ टाइम के साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी, तो उनको हम बोलते थे महाजनपदा। Some of these are shown on map for most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. अब बताता है कि जो आपकी जनपदास थी ना, वो आपकी एक फोर्टिफाइड कर दी जाती थी। अब फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मानो ये आपकी जनपद है, अब इसके साइड में आपने कोई वॉल वगैरह बना दी या कुछ भी ऐसी बाउंड्री बना दी जो कि आपकी महाजनपदा को प्रोटेक्ट करेगी, तो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करना या फिर फोर्टिफाइड करना। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन वर बुल्ट अराउंड देम। देखा यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि जो आपकी महाजनपदा थी उनके आसपास आपकी लकड़ी की, कहीं ईंटों की और कहीं पत्थरों की आपकी दीवारें बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर आपको कुछ महाजनपदास और उनकी कैपिटल दिखाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार इस पैराग्राफ को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको मैप को भी डिटेल के अंदर यहाँ पे बताने वाले हैं। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। अब बताते हैं कि जो इस टाइम के राजा थे, इन्होंने अपने महल और बड़े बड़े किले बनाना स्टार्ट कर दिए थे। वो इसलिए बनाना स्टार्ट किए थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई दूसरा राजा हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive wall around their cities। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि जो कुछ राजा थे उनका मानना था कि हम इससे ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हम कितने अमीर हैं, कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और कितने पावरफुल हम हैं। और हम इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें अपने किले के आसपास बनवा देते थे, जिससे देख के जो दूसरा राजा था वो समझ जाता था कि भाई ये राजा हमारे से ज़्यादा अमीर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मेरे कंपेरेटिव में। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by king। अब बताते हैं कि इससे राजा को एक आसानी और हो जाती थी कि मानो जैसे ये राजा की किंगडम है, इसके साइड में उसने पूरी बाउंड्री बना दी है। अब बाउंड्री के उसके ऊपर उसको सेनापति भी, अपने सेना वगैरह भी लगानी पड़ेगी, यानी कि आर्मी भी लगानी पड़ेगी। अब जो इस बाउंड्री के अंदर इंसान होंगे उनको वो ईजिली कंट्रोल कर सकता है और वो बगैर राजा की परमिशन से यहाँ से बाहर नहीं भाग सकते। Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakh of bricks or stones had to be prepared। अब बताते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती होगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लानिंग से आपकी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ईंट भी देखनी पड़ेगी, कितनी ईंटें लगेंगी। अगर आप पत्थर का यूज़ करते हो तो कितने ज़्यादा पत्थर यहाँ पे लगने वाले, इन सभी का आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब आगे बोलता है दिस इज टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइड पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू फाउंड ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसके लिए क्या किया होगा। राजा ने बहुत सारे मैंस को, वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को स्लेव यानी कि नौकर बनाया होगा और उनसे काम लिया होगा इन बड़ी दीवारों को बनाने के लिए। ये दीवारें कुछ आपकी ऐसी दिखती थी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मानो कैसे देखिए यहाँ पे स्टोन की और आपकी ईंटों की दीवारें यहाँ पे बना रखी हैं। और ये आपके किले के आसपास होती थी या फिर पूरी महाजनपदा को ही आपकी प्रोटेक्ट कर लेती थी। तो चलो फटाफट से मैप के ऊपर चलते हैं और आपको इंपॉर्टेंट महाजनपदा और साथ में उनकी कैपिटल को भी बताते हैं और उनकी लोकेशन को आपको याद कराते हैं। तो ये लो बच्चों, हम मैप के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा जूम करते हैं हमारे मैप को और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम मगधा से। अब मगधा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो गंगा और सोन नदी है ना, गंगा नदी तो आपकी ये गई और सोन आ गई ये वाली, तो इसके इस वाले एरिया को हम बोलते थे मगधा। अब यहाँ पे आपको बाकी इस मैप के अंदर दिखा भी दिया है। अब मगधा के आप देखना बिल्कुल ठीक ऊपर आपकी कौन सी है, वाजी। क्या है, वाजी। इस वर्ड को याद रखना, क्या है, वाजी। अब इसके थोड़ा अगर नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे है आपकी अंगा। अब यहाँ पे कौन सी है, अंगा। ऊपर है मगधा और उसके ऊपर है वाजी। इन तीनों की सीक्वेंस को आप यहाँ पे याद रखना। अब बताता कि जो आपकी मगधा की कैपिटल थी वो यहाँ पे है राजगिरहा।
अब उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी आपको दिखाता है, जैसे अगर आप थोड़ा इस वाली साइड जाएंगे अपनी वाजी की तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे कोसला, कोसला थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको दिख जाएगी पांचाला, उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कुरु। अब देखा आपने अभी कितनी सारी आपकी कवर यही सी एरिया के अंदर हो गई, छोटे से एरिया के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले अंगा, फिर मगधा, फिर वाजी, फिर कोसला, फिर पांचाला। अब यहाँ पे इनकी कैपिटल है हस्तिनापुर, यहाँ पे है आपकी वैशाली, यहाँ पे कौशाम्बी, अब ऊपर है आपकी यहाँ पे कुरु। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है कि वो आपका गांधारा कहाँ पे पड़ता है। अब गांधारा है आपका कश्मीर के पास में, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आपका पाकिस्तान का एरिया अभी पड़ता है और थोड़ा बहुत अभी इंडिया के अंदर, आप इस बात को याद रखना, जो आपका गांधारा अभी करंट के अंदर है। और जो आपकी इंदस रिवर है ना, इसकी एक ट्रिब्यूटरी आपकी झेलम, झेलम के बिल्कुल ठीक ऊपर है आपकी तक्षशिला। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था उस टाइम पे, बताते हैं ऐसा। अब आगे आपके अगर नीचे आके हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश के और थोड़ा गुजरात वाले एरिया के, ऐसे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे थी आपकी अवंती और इसकी जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी उज्जैनी। तो आप इन सभी को याद रखना। एक बार फिर से आपको फटाफट से मैं इनको रिमाइंड करा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बाद में मैं चैप्टर को नहीं बताऊँगा आपको कि ये लोकेशन आपकी कहाँ पर है, इसलिए आपको इनको अभी याद करना होगा। अब बताता सबसे पहले आपकी अंगा, फिर आपकी मगधा, फिर आपकी वाजी, फिर कोशला, फिर पांचाला, फिर कुरु, फिर गांधारा, फिर उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे अवंती। अब इनकी कैपिटल को भी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे राजगिरा, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, यहाँ पे तक्षशिला और यहाँ पे उज्जैनी। ठीक है, इन सभी को आप याद कर लेना अभी के अभी। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट से अपने रीडिंग को। तो बच्चों अब इसके बाद उस पीछे वाली फिगर के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता है। दी फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, this is a picture of remains of wall made by bricks found near present day Allahabad, Uttar Pradesh. Apart it was probably built around 2500 year ago. अब बताता है कि जो आपको पीछे फिगर दिखाई गई है ये आपकी कौशाम्बी की है। अब कौशाम्बी मैंने आपको अभी भी बताई है आपके मैप के अंदर कहाँ पे पड़ती है। तो ये फिगर आपकी कौशाम्बी की है और ये हमें कहाँ से मिली थी, हमें प्रेजेंट डे जहाँ हमारा इलाहाबाद है ना उसके पास से हमें ये फ़ोटो मिली थी। और ये फ़ोटो में भी आपकी 2500 साल पहले की है। A new Raja now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब बताते हैं कि जो आपके नए राजा यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी बड़ी बड़ी सेना तैयार करनी स्टार्ट कर दी और साथ में अपनी सेना को वो पूरे साल सैलरी भी देते थे। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 84। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर नंबर 8। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो राजा थे ना उनकी सैलरी पंच मार्क्ड कॉइन के साथ में दी जाती थी। अब आप बोलेंगे भाई पंच मार्क कॉइन क्या होते हैं, तो आपके कुछ ऐसे अजीबोगरीब शेप के कॉइन होते थे, उनके ऊपर किसी राजा की ऐसे पंच के साथ में कोई शेप वगैरह यहाँ पे बना दी जाती थी। इनकी फिगर को मैं आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिखाऊंगा, आप उनको वहाँ पे बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझ लीजिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बोलते हैं list 2 ways in which the rajas of the Mahajanpadar were different from those mentioned in the Rig Veda। यहाँ पे बोलते हैं कि आप दो ऐसे चीज़ें बताओ जिससे कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पीछे वाले राजा थे और आपके यहाँ के महाजनपदा वाले राजा हैं, इनके अंदर कौन सा डिफरेंस। तो आपको ये तो पता है कि जो आपके ऋग्वेदा के राजा थे वो आपके कोई ऐसे राजा नहीं थे जो आर्मी वगैरह रखते थे, वो तो डायरेक्ट ऐसे ही भाई अब युद्ध आ गया तो सभी साथ में इकट्ठे हो गए और अपना युद्ध लड़ लिया, वो इस टाइप के थे। और ना वो कोई टैक्स वगैरह लेते थे। बट आपके जो महाजनपदा के थे ये टैक्स भी लेते थे और ये आर्मी भी रखते थे, साथ में अपने बड़े बड़े किले भी बनाते थे। तो बहुत सारे डिफरेंस है, आप इनको समझ सकते हैं। अब आगे आपको बताएगा टैक्स सिस्टम के बारे में कि आपका टैक्स सिस्टम उस टाइम का कैसा था और अभी भी आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स लेती है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वर अब बिल्डिंग फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। अब बताता है कि आपको ये तो पता है कि जो आपके महाजनपदा के रूलर थे उनको वो एक बड़ी बड़े अपने किले बनाते थे, साथ में वो अपनी बड़ी बड़ी आर्मी भी मेंटेन करते थे। अब आगे बोलता है कि उनको और भी बहुत सारी सोर्सेज चाहिए थी, जैसे कि उनको भाई सोना चाहिए था, चांदी चाहिए थे, हीरे जवाहरात चाहिए थे, साथ में पैसा भी चाहिए था। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। और कहता है कि हमारे जो राजा थे उनको एक ऑफिसर्स भी चाहिए थे जो कि टैक्स को इकट्ठा कर सके लोगों के पास जाके, क्योंकि एक राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो अलग अलग लोगों के पास जाके टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। तो
So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Rajas of Janpadas, they started collecting regular taxes. अब बताता है कि जो आपके पुराने वाले टाइम में क्या होता था कि राजा वेट करता था कि भाई लोग मेरे को गिफ्ट करेंगे, उनके गिफ्ट के ऊपर मतलब कि राजा डिपेंड करता था। बट अब के राजा ने क्या स्टार्ट कर दिया कि भाई हम टैक्स लगाएंगे डायरेक्टली और आपसे कर वसूलेंगे। ठीक है, अब आगे बोलता है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड इन 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। दिस इज नोन एज अ बाघा और शेयर। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि सबसे अच्छा जो टैक्स का सोर्स था हमारे राजा को उसके टाइम का, वो था उनकी एग्रीकल्चर यानी कि खेती, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम के ऊपर क्या करते थे, खेती करते थे। और बताता है कि मानो किसान के यहाँ पे जो खेत था उसके अंदर कोई चीज़ 6 प्रोड्यूस हुई, मतलब कि 6 मान लो आप 6 कुछ भी लगा लो, आप इजी वे में बताऊं तो मानो कि 6 किलो उसकी क्या हो गई, यहाँ पे गेहूं प्रोड्यूस हो गए पूरे खेत के अंदर। बाकी इतना तो नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ बस। मानो 6 किलो उसके गेहूं यहाँ पे प्रोड्यूस हुए उसके खेत के अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, इस 6 का एक पार्ट यानी कि आपके 5 तो किसान के पास छोड़ देंगे और एक पार्ट कौन ले लेगा, आपका राजा। समझे आप बात को, यहाँ पे बताना चाहता है इसलिए आपको 1/6, मतलब कि जो भी कुछ उसके खेत पे प्रोड्यूस होगा उसका एक भाग, मतलब कि 6 में से एक भाग कौन लेगा, राजा लेगा। इस बात को आप यहाँ पे समझ लेना। और यही क्या था उस टाइम पे राजा का टैक्स होता था। अब आगे बताता है देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव टू बी वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब यहाँ पे बताता है कि ये टैक्स आपका सिर्फ आपके किसानों के ऊपर ही नहीं था, बल्कि जो लोग दूसरे काम करते थे, जैसे कोई मूर्तिकार लगा लो या फिर कोई चित्रकार लगा लो आप, ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे जो लोग करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स होता था। वो टैक्स कैसा था कि मानो भाई कोई चित्रकार है, वो अपना चित्र अपने घर पे बना सकता है, बट मंथ के अंदर यानी कि आपके 31 डेज जो आपका मंथ अभी होता है, उस टाइम पे पता नहीं कैसे मंथ का सिस्टम होता होगा, बट जो भी मंथ होता था उस टाइम पे, उस मंथ के एक दिन उसको क्या आना पड़ेगा, राजा के राजमहल में आके फ्री में काम करना पड़ेगा। तो ये क्या था, उसका टैक्स होता था। और वैसे भी वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे तो उनके लिए टैक्स इतना ही बहुत ज़्यादा होता था। अब आगे बताता है हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। और जो लोग आपके पशुओं को पालते थे उन्हें भी राजा को टैक्स देना होता था। वो क्या देते थे, जैसे कि आपके जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, मानो उन्हें आपका मिल्क प्रोड्यूस किया, मिल्क से आपकी और चीज़ें बनी, तो उन्हें वो राजा को देनी होती थी। साथ में बहुत बार वो क्या करते थे, अपने जानवर को भी राजा को गिफ्ट में दे देते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्राउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब बताता कि जो आपके व्यापारी लोग थे वो कोई भी चीज़ अपने यहाँ से मानो यहाँ पे बेचते थे, मानो ये किसी दूसरे राजा के किंगडम से लेके आया और इस वाले राजा के अंदर यहाँ पे बेच रहा, तो उसको यहाँ पे भी टैक्स देना होगा और यहाँ पे भी टैक्स देना होगा। तो आपके ट्रेडर्स को भी टैक्स यहाँ पे देना होता था। एंड हंटर एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो आपके शिकारी लोग थे और जो फ्रूट्स वगैरह को ढूंढ के खाते थे उनको भी राजा को टैक्स देना होता था। वो क्या देते थे, मानो उन्होंने जंगल के अंदर किसी जानवर का शिकार किया तो उसमें से कुछ पार्ट राजा को उनको देना होता था, या फिर किसी मंथ के अंदर या फिर किसी ओकेज़न के ऊपर राजा को वहाँ से कोई जानवर को मार कर उसको देना होता था। मतलब कि उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई ना कोई यहाँ पे टैक्स जरूर होता था। आपको यही बात यहाँ पे बताना चाहता है। अब बोलता है व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स। अब बताता है कि जो आपके हंटर और गैदरर्स है क्या देते होंगे राजा को, आपको क्या लगता है। तो ये तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि जो आपके गैदरर्स थे वो मानो कोई फ्रूट वगैरह राजा को दे देते होंगे, और जो आपके हंटर थे वो तो कोई जानवर का शिकार करके राजा को दे देते होंगे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब हम स्टडी करेंगे उस टाइम के ऊपर जो आपका एग्रीकल्चर था, जो आपकी खेती थी उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए और किस प्रकार के बदलाव आए। There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshare. अब बताते हैं कि इस टाइम के ऊपर जो आपका खेत को सींचने के लिए आपका आयरन का होता है ना, आपका प्लाव मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, कुछ ऐसा होता है वो, तो जो आपका लोहे का था वो इस टाइम के ऊपर यूज़ होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। दिस मीन्स दैट हैवी क्लेई सोइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लाउशेयर सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस। अब बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मानो आपका कोई खेत ऐसा जिसके अंदर जो आपकी मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा टाइट है, जिसको आप मिट्टी वाले प्लाउशेयर, जो आपका लकड़ी का प्लाउशेयर था उससे आप इसको नहीं जोत सकते, तो अब यहाँ पे आयरन का आ चुका था जो कि आपके लिए बेनिफिशियल था। आप इस खेत को भी जोत सकते थे और यहाँ पे भी अपनी फसल को क्या कर सकते थे, उगा सकते थे।
Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. अब यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात बताता है उस टाइम की, तो चलो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे अब आपने देखा होगा जो आपकी धान होती है वो कैसे लगाई जाती है। हम पहले क्या करते हैं, खेत के किसी सिलेक्टेड पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अपनी धान को लगा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हमारी धान उग जाती है उसको बाद हम यहाँ से उसको उखाड़ते हैं और फिर पूरे खेत के अंदर ऐसे फैला देते हैं। आपको पता है, आपने धान को लगाते हुए देखा होगा, धान यानी आपके राइस चावल, ठीक है, आपने उसको लगाते हुए देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ काम उन लोगों ने भी इस टाइम पे स्टार्ट किया था। जैसे मानो आपकी कोई खेती की क्रॉप है या कोई प्लांट है, उसको मानो इकट्ठे यहाँ पे उगा दिया, ठीक है, और बाद में जहाँ मर्जी उसको लगाना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद उसको यहाँ से उखाड़ा और वहाँ पे जाके फटाफट से लगा दिया। तो इससे उनको आसानी हुई कि मानो यहाँ पे तो इस मिट्टी में पूरे न्यूट्रिएंट्स थे, तो यहाँ पे उनके पेड़ उग गए, और मानो यहाँ पे थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स थे तभी भी उनको उगा हुआ पेड़ यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी उनकी फसल होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब आप इस बात को यहाँ पे समझ लेना। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मोर प्लांट सर्वाइव। अब बताता है इससे कि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और बहुत सारे प्लांट्स उनके नहीं मरने लगे, अब वो जीवित रहने लगे, जिससे कि उनकी जो फसल थी वो इंक्रीज हुई और उनका प्रॉफिट भी बढ़ा। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। Generally, slave men and women, das and dasis and landless agriculture laborers, काम मक्कारास had to do this work। अब बताता है कि जो आपका ये काम था ना ऐसे प्लांट्स को लगाने का, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ काम माना जाता था। तो ये आपके जो मैन और वुमेन, जो आपके दास होते थे ना, यानी कि स्लेव, नौकर वगैरह, वो लोग इस काम को करते थे, या फिर वो लोग करते थे जो कि आपके जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं होती थी और वो दूसरों की ज़मीन के ऊपर काम करते थे, जिनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, काम मक्काराज। अब इस वर्ड को याद रखना, कम मक्काराज का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी। तो ये वर्ड आपका यहाँ पे है, आप इसको हाईलाइट कर लेना अपनी बुक के अंदर। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन यू थिंक वाई किंग वुड इंक्रेज दिस चेंजेस। आपको क्या लगता है कि जो उस टाइम के राजा होंगे उन्होंने इन चेंजेस को क्यों इंक्रेज किया? क्योंकि यार उनको इंक्रेज इसलिए किया होगा क्योंकि इससे क्या होता है, आप ये बात समझ चुके हैं, लोगों की खेती बढ़ती है, खेती बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फसलें उगा पाएंगे, ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो राजा का क्या बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और राजा का क्या बढ़ेगा, फिर इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो राजा के लिए तो एक बात अच्छी होने ही वाली थी। अ क्लोजर लुक ए मगधा। अब आपको बोलता है कि आप मगधा को ध्यान से देखो आपके मैप के अंदर। मैंने आपको बताया था कि मगधा कहाँ पड़ती है, कि ये आपकी गंगा रिवर ऐसे आ रही है और यहाँ से आपकी सोन नदी ऐसे है और आपकी मगधा है इस वाले एरिया में, ठीक है। बाकी आप मैप के ऊपर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके अगेन से चेक कर सकते हैं कि आपकी मगधा कहाँ पे। अब आगे आप सभी को बोलता है फाइंड मगधा ऑन मैप फॉर मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो आपकी मगधा थी ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदा रही थी लगभग 2 साल तक या उससे ज़्यादा टाइम तक। अब बताता है मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगधा। अब बताता है जो आपकी गंगा नदी है, सोन नदी है, दोनों आपकी मगधा के अंदर से होती हुई जाती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। इससे हमारे 3 बेनिफिट जो मगधा का राजा था उसको मिलते थे। वो क्या क्या मिलते थे? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात, मतलब कि वो वाटर के जरिए इजीली ट्रैवल कर सकते थे। और यहाँ पे बताते हैं कि वाटर सप्लाईज, यानी कि लोगों को पानी कमी बिल्कुल भी नहीं होती थी, इजीली पानी उनको मिल जाता था। और तीसरा बेनिफिट क्या होगा आपकी खेती के अंदर, इससे आपकी जो ज़मीन होगी वो आपकी उपजाऊ बन जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट अपने साथ में पीछे से ज़रूर लेके आएगा। और वैसे भी आपकी जो सिंचाई होती है ज़मीन के लिए उसके भी पानी चाहिए होता है, और वो पानी भी आपका यहाँ से नदियों से मिल सकता था। अब आगे बोलता है पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। एलिफेंट्स विद लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और यहाँ पे एक बेनिफिट और बताता है कि वहाँ पे जो आपका मगधा था ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल थे, इसलिए लोग क्या करते थे वहाँ पे जंगलों में हाथियों को पकड़ते थे और राजा को देते थे। फिर राजा क्या करता था, उनको अपनी आर्मी के अंदर शामिल कर लेता था। अब आगे बताता है फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। अब जो वहाँ के जंगल थे वो लोगों को क्या, उनके घरों को बनाने में, उनके कार्ट्स को बनाने में, उनके रथों को बनाने में भी उनकी हेल्प करते थे। अब आगे बोलता है बिसाइड देयर वर आयरन और माइंस इन दी रीजन ऑन दैट कुड बी ट्रैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। अब बताता है कि इस रीजन की एक खास बात और थी कि वहाँ पे क्या थी, आपकी आयरन के ओर भी मिलते थे, जिसका यूज़ क्या करते थे वो आयरन के टूल, यानी कि आपके लोहे के टूल बनाने के लिए और लोहे के हथियार बनाने के लिए।
अब आगे बोलता है मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। जो आपका मगधा था ना, इसके दो सबसे पावरफुल राजा कौन थे आपके, एक तो था आपका बिम्बिसारा, दूसरा था आपका अजातशत्रु। आगे बोलता है हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्करर अदर जनपदास। उन्होंने क्या किया, इन दोनों के दोनों रूलर्स ने दूसरी जनपदाओं, जो बाकी आपकी जनपदा थी ना इसके आसपास, उनको कब्जा करने की, उनको जीतने की पूरी पूरी कोशिश की। अब आगे बताता है महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। जो आपका महापद्मानंदा था वो एक और आपका राजा था जो मगधा का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आगे बोलते हैं ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राजगिरिया, प्रेजेंट डे राजगिर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका महापद्मानंदा राजा था ना, उसने क्या किया, मानो ये आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मगधा आपको पता है, तो इसने नॉर्थ वेस्ट तक बताता है। यहाँ पे क्या बताता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि इस वाले पार्ट तक अपने कोशिश की उसने अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने की और बड़ा करने की। जैसे मानो स्टार्टिंग में उसकी किंगडम इतनी थी, उसने थोड़ा और बड़ा किया, और बड़ा करने और ऐसे बड़ा करने की अपनी किंगडम को कोशिश की। तो यहाँ पे इसलिए आपका महापद्मानंदा भी एक इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है। फिर बताता है कि जो आपकी यहाँ पे मगधा थी ना, इसकी बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी जो राजगीर थी वो इसकी कैपिटल रही। उसके बाद आता है लेटर द कैपिटल वो शिफ्टेड टू दी पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। अब बताता है बाद में जैसे जैसे आपका टाइम बीतता चला गया तो जो आपकी यहाँ पे वो आपकी कैपिटल वो थी ना राजगीर, हाँ, वो बाद में कौन सी बन गई आपकी पटना। पहले थी आपकी राज, फिर बाद में बन गई आपकी पटना। इस बात को भी आप यहाँ पे रिमाइंड रखना और याद रखना। चलो अब आगे कंटिन्यू। मोर देन 2300 ईयर एगो अ रूलर नेम एलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। अब बताते हैं कि आपका एक राजा 2300 साल पहले जो कि मैसिडोनिया के अंदर रहता था। मैसिडोनिया आपका कहाँ पे है, यूरोप के अंदर। उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर था। वो चाहता था कि मैं पूरी की पूरी दुनिया को जीत लूँ। क्या चाहता था वो, पूरी दुनिया को जीतना। क्या नाम था उसका, अलेक्जेंडर। कहाँ से था वो, मैसिडोनिया से। Of course, he did not conquer the world, but did conquer part of the Egypt and West Asia. अब बताते हैं कि आपका जो ये राजा था ना अलेक्जेंडर, इसने पूरी दुनिया को तो नहीं जीता, बट जो आपका इजिप्ट था उसके कुछ पार्ट्स को जीत लिया, और साथ में आपका जो वेस्ट वाला एशिया है उसको भी कुछ पार्ट्स को जीत लिया। अब बताता है एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बेयास। और क्या कहता है कि वो जीतता। अब आपको मैं इसको थोड़ा मैप बना के बताता हूँ। ये मानो आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका इजिप्ट, और यहाँ पे है आपका वेस्ट एशिया। तो ये राजा यहाँ से चला, इसने इजिप्ट जीता कुछ पार्ट्स, यहाँ पे आपका वेस्ट एशिया जीता, और यहाँ तक जीतते जीतते यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे आपको पता है कि आपकी ब्यास नदी है, यहाँ तक पहुँच गया। बट यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब वो स्टॉप क्यों हो गया, आगे हम इसको जान लेते हैं। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिफ्यूज। दे वर स्क्वेयर्ड एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ द इंडिया हैज वॉस्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। अब बताते हैं कि उसकी जो आर्मी थी वो डर गई। वो क्यों डर गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे जो मगधा है और यहाँ के राजा जो इंडिया के हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत खतरनाक हैं। उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी है, साथ में बहुत ही ज़्यादा घुड़सवार भी हैं, और साथ में बताते हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े हाथी हैं आर्मी के अंदर। इसलिए वो यहाँ पे आके रुक जाता है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। कहाँ से आगे नहीं बढ़ता, आपकी ब्यास नदी से आगे। अब आगे बताता है इन वट वेज वर द आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। अब आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम की आर्मी थी वो कैसे डिफरेंट है आपकी ऋग्वेदा की आर्मी से। मैंने आपको ऋग्वेदा के बारे में पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, तो आप उसको जाकर समझना और फिर इनको कंपेयर करके देखना, आप इजिली इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे देंगे। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बोलता है अ क्लोजर लुक बी वाजी। अब बोलता है वाजी को ध्यान से देखो। अब आपको पता है वाजी आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका मगधा यहाँ पे है, इससे थोड़ा सा ऊपर ही आपका क्या पड़ता है, वाजी। मैंने आपको मैप के अंदर बार बार इस वर्ड को रिमाइंड कराया था। अब आगे बोलता है वाइल मगधा हैड बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार एज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और शंघा। अब बताते हैं कि उस टाइम के अंदर आपका जो वाजी था ना, यहाँ पे कुछ अलग ही तरह की गवर्नमेंट थी, जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, गना या फिर संघा। अब गना के बारे में यहाँ पे आपको बताते हैं। इट यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। अब बता, जो आपका गना वर्ड्स है ना, इसका मतलब होता है कि भाई ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारे मेंबर हैं। इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे गना बोल देंगे। इसके अंदर और भी ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं या थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं।
अब यहाँ पे आगे आपको संघा का मतलब बताता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, यानी कि कोई एक संगठन। इन अ गना और अ संघा वे देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अब बताता है यहाँ की खास बात क्या थी आपकी वाजी की, कोई एक राजा नहीं था जबकि बहुत सारे राजा थे। अब वो कैसे थे? समटाइम्स इवन वर थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन नोन एज द राजा। बहुत बार तो क्या था कि 1000 लोग एक साथ वहाँ पे रूल कर रहे हैं और 1000 के 1000 क्या आपके राजा हैं। These rajas performed ritual together. They also meet in assemblies and decide what had to be done and how through discussion and debate. अब बताता है कि वो आपके राजा थे ना, वो फटाफट से असेंबली में इकट्ठे होते थे और एक दूसरे के साथ में बात करते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारा वॉर ऐसे आ चुका है, इस वॉर को कैसे लड़ना है कैसे नहीं लड़ना है, और कैसे अपने काम को करना है और कैसे नहीं करना। जैसे आज के टाइम पे आपके पार्लियामेंट के अंदर आपके जो मंत्री वगैरह लोग होते हैं ना, वो बैठ के काम करते हैं, ऐसे आपके उस टाइम के अंदर वहाँ वाजी के अंदर आपके राजा काम करते थे। और ये आपका बिल्कुल डिफरेंट था आपके मगधा से, इस बात को भी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी they met to discuss what should be done to meet this threat. However, women Das and Kammakaras could not participate in these assemblies. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि मानो कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया वाजी के ऊपर, ठीक है, तो तभी सभी के सभी राजा इकट्ठे होंगे, सलाह मिलाएंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए और कैसे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। उसके साथ में एक बात यहाँ पे और बताता कि जो आपकी वुमेन यानी कि लेडीज़ लोग थे और साथ में आपके दास थे और जो कम्मकारा जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो लोग इनकी असेंबली के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। बोथ दी बुद्धा एंड महावीरा अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर नंबर 6। अब बताते हैं कि जो आपके बुद्धा थे और महावीरा थे जिनके बारे में आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर जानने वाले हैं, दोनों के दोनों आपके गना और संघा से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। अब आगे बोलता है सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। अब बताता है कि जो आपकी संघा का सबसे अच्छे वाला डिस्क्रिप्शन अगर आप जानना चाहते हैं और संघा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बुद्ध की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अब आगे बताता है दिस इज अ अकाउंट ऑफ वाजिज फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर एगो। अब बताते हैं कि हमें वाजी के बारे में कैसे पता चला। हमें पता चला बुद्धा की एक बुक से जिसका नाम क्या था, दीघा निकाया, जो कि बुद्धा की सबसे फेमस बुक मानी जाती है और जिसके अंदर बुद्धा की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि आपकी 2300 साल पहले लिखी गई थी। अब आगे आपको बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि आपके लिए इतनी नॉलेज ही काफ़ी है। अब चलो आगे स्टडी करते हैं। अजातशत्रु एंड दी वाजिज। अब जो आपका अजातशत्रु आपका मगधा का राजा था, आपको ये पता है कि इंपॉर्टेंट राजा था आपका अजातशत्रु मगधा का, और जो आपके वाजिज थे उनके बीच में क्या बातें हुई और क्या चीज़ें हुई उसको यहाँ पे बताने वाला है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक दी वोजी, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम दी वस्सकारा टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन दी मैटर। अब बताता है कि जो आपका अजातशत्रु था वो चाहता था कि मैं वाजी के ऊपर अटैक करूं और इसको अपने कब्जे में कर लूं, तो इसके लिए वो क्या करता है, अपने एक मिनिस्टर को जिसका नाम क्या था, वस्सकारा। क्या नाम था मिनिस्टर का, वस्सकारा। उसको कहाँ पे भेजता है, वो बुद्धा के पास भेजता है उसकी एडवाइस लेने के लिए इस मुद्दे के ऊपर। तभी क्या होता है, द बुद्धा आस्क्ड whether the Vajis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajis would continue to be prosperous as long as। अब बुद्धा उसकी बात सुन के फटाफट से उसको जवाब देता है और बताता है कि हम वाजी है ना वो तब तक जीतेंगे अजातशत्रु से, तब तक कि वो सभी इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करते थे और कब तक वो नहीं हार सकते थे, जब तक कि वो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करते थे जो कि बुद्धा ने बोला है। तो चलो एक बार देखते हैं ऐसी क्या खास बात थी इन चीज़ों के अंदर। सबसे पहले बोलता है दे हेल्प्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। कहता है कि वो लोग जब तक अपने सारे इकट्ठे बैठ कर सलाह मिलाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तो वो इजीली समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना गलत है क्या करना सही है, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं हराए जा सकते। कौन नहीं हरा जा सकते, आपके वाजीज। अब आगे बोलता है दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जब तक कि वो एक साथ रहेंगे यानी कि वो यूनिटी में रहेंगे। आपको पता है कि यार यूनिटी में कितनी ज़्यादा ताकत होती है और यूनिटी को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब आगे बोलता है दे फॉलोड द इस्टेब्लिश्ड रूल, यानी कि वो अपने सभी रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। आगे बोलता है दे रिस्पेक्टेड स्पोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक कि वो अपने बड़ों की सलाह मानेंगे और उनको सुनेंगे, जब तक कि उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आगे बोलता है वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और
कैप्चर्ड। बताता है कि जो वाजी की औरतें होती थी उनको ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता था और ना ही उनको कोई फोर्स किया जाता था, ना उनको कब्जे में किया जाता था। अब आगे बोलता है चैत्याज लोकल श्रेणीज वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। अब बताता कि जो वहाँ के लोकल आदमी थे, वहाँ के लोकल शरणार्थी थे, उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनके टाउन के अंदर, उनके विलेज के अंदर। अब आगे बोलता है वाइज सेंट्स हु फॉलोड द डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड दैट अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और जो वहाँ के संत लोग होते थे उनको भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और साथ में वो उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते थे और उनको बिल्कुल आज्ञा थी कि आप जब चाहे हमारे देश से जा सकते हैं, तब चाहे हमारे देश के अंदर आ सकते हैं। In what ways was the Vaji Sangha different from the other महाजनपदा? Try and list at least 3 difference। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि जो बाकी की आपकी जनपदा थी, जैसे आपकी मगधा की हमने बात की, वहाँ पे भाई फोर्ट्स थी, एक राजा होता था, वो ऐसे टैक्स लेता था। आपकी वाजी ऐसे कैसे डिफरेंट थी उन सभी से के यहाँ पे आप इसके बारे में ज़रूर बताना। और ये आपके बुद्धा ने कुछ बातें बताई थी आपकी किसके बारे में? वाजी के बारे में। और कहा था कि जब तक अजातशत्रु नहीं जीतेगा, जब तक कि हमारे वाजी के अंदर ये सभी चीज़ें हैं और ये सभी खूबियां हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स बताता है, जैसे कि राजा, अश्वमेधा, वर्णा, जनपदा, आर्मी, टैक्स, इन सभी को मैंने आपको बता रखा है। ट्रांसप्लांटेशन, गणा और संघा, डेमोक्रेसी। अब बताता है कि जो आपकी गणा और संघा के अंदर डेमोक्रेसी थी उसको कैसे ट्रांसप्लांट किया और कैसे क्या ट्रांसप्लांटेशन उसके अंदर हुआ। राजाज ओ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्करर दिस संघा, नेवरथलेस दे lasted for a very long time till 1500 year ago when the last of the Gana or Sangha were conquered by the Gupta ruler about whom you will read in chapter 10। अब बताता है कि जो आपका ट्रांसप्लांट था ना डेमोक्रेसी का, वो कैसे यहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेसी थी आपके गना और संघा के अंदर वो कैसे खत्म हुई। अब डेमोक्रेसी का मतलब आप सभी को पता है कि जो आपकी लोकतंत्र होता है, जो कि हमारे आज के टाइम भी हमारे इंडिया के अंदर है। अब बताता है कि वो कैसे ख़त्म हुई। वो आपकी ख़त्म हुई यहाँ पे लगभग 1500 साल पहले। और वो कैसे ख़त्म की गई? वो ख़त्म की गई आपके जो बाकी बहुत सारे राजा थे ना, उन्होंने आपके वाजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, एक के बाद एक अटैक करते गए, लेकिन लास्ट में जो आपका गुप्ता रूलर था ना, गुप्ता का रूलर, उसने उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। इसके बारे में आप समझने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो चलो अब बारी आती है हमारे एल्सवेयर की। इसके अंदर आप सभी को पता है कि हम एक फैक्ट को जानने वाले हैं जो कि हमें बुक बताएगी। फाइंड ग्रीस एंड एथेनीज इन योर एटलस। यहाँ पे सभी को बोलते हैं कि आप ग्रीस को और एथेनीज को अपने एटलस के अंदर जाके ढूंढो। अबाउट 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which called a democracy which lasted for about 200 years। कि जो आपके एथेनीस और ग्रीस के लोग थे ना, उन्होंने 2500 साल पहले अपने देश के अंदर क्या सेटअप कर ली थी? डेमोक्रेसी। और फिर बताता है कि वो डेमोक्रेसी लगभग आपकी वहाँ से तब से 200 साल तक आपकी रही, कम से कम 200 साल तक तो वहाँ पे रही ही रही। अब आगे बोलता है ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। अब बताता है कि जो आपके मैन थे ना वहाँ के 30 साल से ऊपर के, उनको फुल सिटीजन माना जाता था उनके देश के। अब आगे बोलता है देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। और उनकी जो असेंबली थी ना, वो पूरे साल के अंदर 40 बार मिलती थी एक अपने इम्पोर्टेंट इशू और मैटर को डिस्कस करने के लिए। कौन से वाले? जो आपके एथेनीज और ग्रीस के थे। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दिस मीटिंग्स। और कोई भी उनके देश का वासी, ऑल सिटीजन्स, कोई भी अटेंड कर सकता था इन मीटिंग्स को। अब आगे बताता है अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। और जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती थी ना कि भाई इसको ये वाला काम मिलेगा, इस पर्सन को ये वाला काम मिलेगा, ये चीज़ संभालेगा, वो आपकी लॉटरी के बेस पे उस टाइम पे की जाती थी। अब आगे बोलता है ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। मतलब कि जो भी कुछ बनना चाहते थे वो सभी अपने नेम को लिख के उनको दे देते थे, उसके बाद फिर लॉटरी निकालते थे, जिसकी भी लॉटरी निकल गई उसको वो पोस्ट मिल जाती थी। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। और जो वहाँ के लोग थे उनको कहा जाता था कि भाई आप आर्मी और नेवी के अंदर जरूर से एक बार क्या देंगे? अपनी सेवा देंगे। However, women were not considered citizens। और जो वहाँ की औरतें थी उनको कोई भी सिटीजन का अधिकार नहीं था, यानी कि उनको देश का नागरिक वहाँ पे नहीं माना जाता था आपके उस टाइम के अंदर। अब आगे बोलता है ऑल्सो मैनी फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेनीज एंड द मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स।
और जो वहाँ पे कोई भी व्यापारी लोग थे और जो वहाँ से फ़ॉरेन के लोग आते थे, यानी कि दूर से लोग वहाँ पे एथेनीज के अंदर आते थे, उनको कोई भी सिटीजन की राइट वहाँ पे नहीं दी जाती थी। अब आगे बोलता है बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेनीज हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड्स एंड वर्कशॉप्स, दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स। और जो वहाँ पे आपके लोग छोटे मोटे काम करते थे ना, जैसे आपके किसी माइन के अंदर, मतलब कि किसी सुरंग के अंदर, किसी खेत के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी शॉप के अंदर, तो वो लोगों को आपको एज अ सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाता था आपके एथेनीज के अंदर। अब आगे बोलता है डू यू थिंक दिस वाज अ ट्रू डेमोक्रेसी, क्या आप सभी को लगता है कि एक ट्रू डेमोक्रेसी थी और जो आपकी आज की डेमोक्रेसी है और उस टाइम पे एथेनीज के अंदर डेमोक्रेसी थी, क्या वो दोनों सेम थी और इनके अंदर क्या डिफरेंस है? क्या आपको लगता है कि ये सही में एक डेमोक्रेसी है या नहीं है? तो मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि यार इसमें सभी सिटीजन के पास सभी राइट्स नहीं है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का एक कोर सब्जेक्ट होता है उसको देना। तो चलो अब फटाफट से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं, जो कि आपके चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी डेट आती है न्यू किंग्स ऑफ राजाज अबाउट 3000 ईयर एगो, यानी कि जो आपके नए टाइप के राजा थे वो आपके 3000 साल पहले आना स्टार्ट हो चुके थे। अब आगे बोलता है जो आपकी महाजनपदास थी वो आपकी 2500 साल पहले बनना स्टार्ट हो चुकी थी। अब आगे बताता है कि जो आपका अलेक्जेंडर था उसने कब हमारे ऊपर इन्वेजन किया, उसका इन्वेजन था हमारा 2300 साल पहले। और कहाँ से वो, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इसके बारे में हमें पता चलता है हमारे दीघा निकाय से, जो कि हमारी एक बुद्धा की बुक थी, आपको बारे में मैंने उसको भी वहाँ पे बताया था। अब आगे बोलता है एंड ऑफ द गनाज और संघा अबाउट द 1500 ईयर एगो, जो आपके वाजी के आपके गना और संघा थे वो आपके 1500 साल पहले क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आप सभी के लिए अगले चैप्टर की वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, तो अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के दोस्तों बाय बाय।